हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे इंटेलिजेंट डायरेक्टर की, जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। मतलब अगर आप पर्सनली मुझसे ये सवाल पूछोगे कि पूरी विश्व भर में मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है, एक ही नाम आएगा, क्रिस्टोफर नोलन। ओपनहाइमर को ऑस्कर मिला और उसी फिल्म के लिए क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला, लेकिन सिर्फ ओपनहाइमर देखने की वजह से ये मेरे पर्सनल फेवरेट नहीं बने हैं। इनकी अगर आप स्टार्टिंग से ही फिल्मोग्राफी देखोगे ना, तो आप भी इनके हार्डकोर फैन बन जाओगे। उनकी पूरी फिल्मोग्राफी एक बहुत बड़ी फिल्म की इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन यानी इनकी फिल्मों से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की ऑल फिल्मों की लिस्ट की वीडियो। 25 साल पहले यानी 1998 में जब ये अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, तब इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इतना कम पैसा था कि एक मूवी बनाने के लिए इनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 98 में जब कलर फिल्म में आके सालों गुजर चुके थे, डिकेड्स गुजर चुके थे, और इनको केवल बजट के वजह से अपनी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनानी पड़ी। और इस फिल्म का नाम था फॉलोइंग। जब मेरे को पता चला कि ये क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, तब मैंने ये फिल्म देखी। और भाई साहब, ये फिल्म आप देखोगे ना तो आप बोलोगे भाई क्या सोचता है। मतलब इसकी जो कहानी है वो इतनी जबरदस्त तरीके से लिखी गई है। इस कहानी का जो मेन हीरो है वो एक राइटर रहता है और वो राइटिंग ब्लॉक में फंसा रहता है। राइटिंग ब्लॉक क्या होता है, तो जब भी कोई राइटर्स है वो दो चार किताबें लिख लेते हैं, लेकिन फिर आगे की किताब लिख नहीं पाते हैं, उनको कुछ नया इमेजिनेशन नहीं आता है, तब वो राइटर जो कहानी नहीं लिख पाता है तो उसको बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक। तो उस ब्लॉक में वो फंसा रहता है। ऐसे में वो क्या सोचता है, वो लोगों का पीछा करने लगता है, और पीछा करते करते उसके सामने नजर आता है एक चोर, और उस चोर का वो पीछा करता है। वो सोचता है कि इससे मुझे कई सारी कहानियां मिलेंगी और मैं अपना एक नॉवेल बना लूंगा। और पीछा करते करते एक समय ऐसा आता है कि उस चोर का और इसका आमना सामना होता है। और उसके बाद कहानी जिस तरीके के मोड़ लेती है, देख के आप दंग रह जाओगे। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप ये फिल्म देख लोगे तो आप सही मायने में मान जाओगे कि क्रिस्टोफर नोलन जिनको आज ऑस्कर मिला है, इनकी जड़ें वहीं पे बन चुकी थी। इसके बाद सेकंड नंबर पे यानी 2000 में इन्होंने बनाई एक ऐसी बेहतरीन फिल्म जिस फिल्म का नाम है मेमेंटो। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इस फिल्म का जो हम पहला सीन देख रहे हो वो एक्चुअली फिल्म का क्लाइमैक्स होता है। और वो क्लाइमैक्स तक हमारा हीरो कैसे पहुंचा, उसकी पूरी जर्नी है ये फिल्म। और साथ ही साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन भी फिल्म में चलते रहता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन सीधे तरीके से चलते रहता है, यानी जिस तरीके से हम यूजुअली फिल्म में देखते हैं कि फिल्म का एक स्टार्ट हो रहा है, एक बंदा कुछ प्लानिंग कर रहा है और उसके साथ साथ वो आगे बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ एक कहानी जो है वो रिवर्स में चलते रहती है। यानी अभी का पहले 10 मिनट का जो सीन है वो फिल्म का क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद का 10 मिनट उसके पहले का 10 मिनट होता है, उसके बाद का 10 मिनट उसके पहले का 10 मिनट। तो ऐसे ये फिल्म बनाई गई है। और भाई साहब, ये फिल्म देख के मैं दंग रह गया। और इस फिल्म की भी जो एंडिंग है ना, वो इतना खतरनाक वाला ट्विस्ट था कि आप फिल्म के स्टार्ट में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस तरीके की एंडिंग हमको फिल्म के एंड में देखने को मिलने वाली है। इसमें हमारा जो हीरो है, इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है, और इसके अंग पे कुछ टैटूज बनाए गए हैं, और उन टैटूज के बलबूते पे वो ढूंढने निकलता है कि ये टैटूज इधर क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है। वो खोजने लगता है, और वो खोजते खोजते फिर वो कहाँ पहुंच जाता है वो आप फिल्म के एंड में देख ही लोगे। मुझे पता है आपने गेस कर ही लिया होगा कि इसी फिल्म का रीमेक आया था गजनी, जो साउथ में भी उसका एक रीमेक बना है, और हमारा आमिर खान की फिल्म का भी एक रीमेक बना है, जो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। लेकिन गजनी देखने के बावजूद भी जब आप मेमेंटो देखोगे तो आप बोलोगे यार, मेमेंटो में से इन्होंने 10 या 20% ही उठाया है, एक्चुअल फिल्म कुछ अलग ही बनाई गई है। तो अगर आपने गजनी देखी भी होगी तो मेमेंटो जरूर से देखना। और मेमेंटो की सक्सेस के वजह से क्रिस्टोफर नोलन की पहली बिग बजट स्टूडियो फिल्म बनी, और इस फिल्म का नाम है इंसोम्निया। और इंसोम्निया में इनको पहली बार उस वक्त के बड़े सुपरस्टार अल पचिनो और रॉबिन विलियम्स के साथ काम करने मिला। ये फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से होती है। इसका जो मेन हीरो है, इसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। इंसोम्निया क्या होता है कि जिस लोगों को रात को नींद नहीं आती है, वैसे लोग जो दिन भर में परेशान रहते हैं, वो रेस्टलेस जिंदगी जी रहे होते हैं। और ऐसे में ये जो पुलिस वाला है वो पीछा करते करते वो कत्ल के आसपास पहुंच जाता है। वहां पे ये पुलिस वाला एक गोली चलाता है, और वो गोली चलाने के बाद कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि हमारा हीरो जो है वो एक अलग ही दुविधा में फंस जाता है। तो क्या वहां से वो निकल पाता है या नहीं निकल पाता है,
वो आप इस फिल्म के एंड में देख पाओगे। वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टोफर नोलन रीमेक है ये, यानी ये एक एक्चुअल ओरिजिनल इंसोम्निया मूवी का रीमेक है। और इसकी जो एडिटिंग स्टाइल और नरेशन स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट आपको क्रिस्टोफर नोलन की बाकी फिल्मों से जरूर दिखाई देगी। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट की हुई चीजें बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन आज भी क्रिस्टोफर नोलन कहते हैं कि ये एक ऐसी मूवी है कि जो आज भी मेरे दिल के करीब है। इसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला सही मायने में क्रिस्टोफर नोलन को उनकी चौथी फिल्म से, जिस फिल्म का नाम है बैटमैन बिगिंस। भाई साहब, जब बैटमैन बिगिंस मूवी आई थी उसके कुछ 10 साल पहले बैटमैन की आखिरी मूवी आई थी, और तब सभी ने ये सोच लिया था कि बैटमैन का जो कैरेक्टर है वो मूवी सेक्शन में इतना पॉपुलर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैटमैन को जितना जोकर टाइप बना के लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था वो लोगों को इतना खास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब बैटमैन बिगिंस में एक डार्कर टोन वाला, सीरियसली एक्शन करने वाला जब बैटमैन लोगों के सामने रखा गया, भाई साहब लोगों ने इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया। इसका रोल निभाया है एक्टर क्रिश्चियन बेल ने, उसकी भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। और ये जो ओरिजिन स्टोरी थी या रिबूट स्टोरी बोल सकते हो आप बैटमैन की, ये वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन स्टोरी आज भी मानी जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पे क्रिस्टोफर नोलन ने वापस से अपनी एक्सपेरिमेंटल टाइप की फिल्म बनाई, जो वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का नाम है द प्रेस्टीज। इसमें वापस से आपको क्रिश्चियन बेल और ह्यूज जैकमन वो एक्टर है जिसको आपने एक्समैन फिल्मों में वुल्वरिन का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ये दोनों जादूगर रहते हैं और एक ही गुरु के पास से शिक्षा लेके जादूगर बनते हैं। बाद में इनकी दोस्ती जो है वो राइवलरी में कन्वर्ट हो जाती है, और राइवलरी में अपने आप को सबसे बेस्ट जादूगर सिद्ध करने के लिए ये लोग ऐसी ऐसी कर्तव्य करने लगते हैं जहां पे जान भी दांव पे लग जाती है। तो क्या इन दोनों में से कोई एक बंदा बेस्ट जादूगर अपने आप को साबित कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। और वहीं पे एक जादुई प्रयोग है जिसके बारे में बताऊंगा तो शायद आपको फिल्म में देखने मजा नहीं आएगा। तो वो देखने के बाद दूसरा जादूगर जो रहता है वो बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये कर रहा है ये प्रयोग, ये कैसे कर रहा है, और उसके पीछे उसका राज खोजने वो निकलता है। तो क्या उसको उस राज का पता चल पाता है या नहीं पता चल पाता है, ये आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर है, इसको भी आप जरूर से देखिए। और इसके बाद 6ठे नंबर पे जो मूवी आई, इस मूवी ने सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो बैटमैन बिगिंस ने भी दे दिया था, लेकिन ये पहली क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है जिसने $1 बिलियन का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे किया था। इस मूवी का नाम है द डार्क नाइट। इस मूवी को क्रिस्टोफर नोलन के साथ साथ हेथ लीजर के लिए भी उतना ही जाना जाता है। हेथ लीजर वो एक्टर है जिसने इस फिल्म में जोकर का रोल प्ले किया था। और भाई साहब जितने भी लोगों ने ये फिल्म देख के बाहर आए थे तभी इन्होंने कहा था कि हेथ लीजर को इस फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना ही चाहिए। और सेंटिमेंट्स थोड़े इसलिए हायर थे क्योंकि ये फिल्म रिलीज होने के कुछ महीने पहले ही हेथ लीजर की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो चुकी थी। और इस फिल्म का डायरेक्शन, एडिटिंग स्टाइल, मतलब इस फिल्म में एक ही साथ में 3-4 घटनाएं घटती है, लेकिन वो इतनी फास्ट घट रही है ना, कभी इधर का सीन दिखाया जाता है कभी उधर का सीन, तो उसके वजह से एक सिंपल स्टोरी को भी इतना थ्रिलिंग मोमेंट मिलता है, वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस फिल्म के कई सारे सीन्स ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, ऐसे इमोशंस क्रिएट करते हैं कि कई बार आपका रोने का मन भी करेगा और एंड देख के आप बोलोगे ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। इसके बाद आती है 7वें नंबर की फिल्म जो अब तक की क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बहुचर्चित मूवी कही जाती है। इस मूवी की थियरीज के बारे में इतना डिस्कशन इंटरनेट पे हुआ है कि मेरे ख्याल से कई सारे, यानी मैं पर्सनली इस डायरेक्टर की तरफ आकर्षित हुआ इस फिल्म की वजह से। इस फिल्म का नाम है इंसेप्शन। मतलब इंसेप्शन के पहले मैंने इनकी मूवीज जरूर देखी थी, लेकिन मुझे इस डायरेक्टर के बारे में ऐसा कुछ खास आकर्षित करने वाला नहीं लगा था। लेकिन जब मैंने इंसेप्शन देखी तो मैं बोला भाई ऐसी कंसेप्ट कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि एक इंसान के सपने के अंदर जाके वहां से कोई चीज चोरी करके लाए और उसकी रियल लाइफ से वो चीज चोरी हो सकती है। मतलब इतना खतरनाक कंसेप्ट था कि कंसेप्ट पहले तो समझ में आने के लिए पूरी फिल्म चली गई, सेकेंड टाइम जब वापस देखा तो कई सारी नई चीजें पता चली। लिटरली ये फिल्म जब मैंने 4 बार देखी तो ये फिल्म मुझे पूरी समझ में आई, लेकिन समझ में ना आने के वजह से पहली बार में ये फिल्म पसंद नहीं आई ऐसा कतई नहीं हुआ, बल्कि ये फिल्म देखते हो मुझे इस फिल्म में इस डायरेक्टर के और इसके राइटिंग के इंटेलिजेंस की मैंने दाद दी। और तब मैंने खोजा कि भाई इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो है कौन, और तब मेरे को पता चला कि इसका डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। और उसके बाद मैंने उसकी सारी पुरानी फिल्में सिर्फ इस वजह से देखी कि भाई ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की है तो वापस से एक बार देखी जाए।
और वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ये मेरे लिए इस फिल्म के वजह से बने। इसके बाद 8वें नंबर पे आती है द डार्क नाइट ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म। द डार्क नाइट ट्रायलॉजी किसको कहा गया है? बैटमैन बिगिंस, उसका सीक्वल था द डार्क नाइट, और उसका सीक्वल यानी थर्ड पार्ट ये फिल्म थी। इस फिल्म का नाम है द डार्क नाइट राइजेस। इस फिल्म में वापस से बैटमैन के सामने एक खतरनाक विलन आता है जो पूरे गोथम को तबाह करके रख देता है। तो क्या बैटमैन इस बार इस विलन से फाइट कर पाएगा? क्योंकि इसके जितना पावरफुल विलन बैटमैन ने अब तक फेस नहीं किया था, और वो लिटरली बैटमैन को एक ऐसी जगह भेज देता है जहां से बैटमैन का निकल के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या बैटमैन वहां से निकल के आ पाता है? और क्या यहाँ पे एक कैटवुमन का भी रोल है, वो कैट वुमन बैटमैन को हेल्प कर पाती है, क्या होता है? और इस फिल्म में एक जबरदस्त वाला ट्विस्ट भी रखा गया है। वो ट्विस्ट जब आपके सामने आएगा तब आप चौंके बिना बिल्कुल नहीं रहोगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिस्टोफर नोलन मूवी है ये, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में द डार्क नाइट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अभी इसके बाद 9 नंबर की जो मूवी है, इसमें क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर नहीं थे बट प्रोड्यूसर रहे हैं, और आज भी ये फिल्म लोगों के दिल के करीब है। इस फिल्म का सीक्वल ना आने की वजह से कई सारे लोग आज भी वार्नर ब्रदर्स पे खफा है। इस फिल्म का नाम है मैन ऑफ स्टील, यानी सुपरमैन का सबसे बेस्ट अगर आप रिबूट पूछोगे तो ये फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट डायरेक्टर माने जाते हैं आज भी हॉलीवुड के। इसी फिल्म से DCEU यानी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। तो DCU की सारी मूवीज आपको कौन से सीक्वेंस में देखना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो ये रहा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से वो वीडियो देख लेना अगर आपको DCU का पूरा यूनिवर्स समझना है तो। इसके बाद 10th नंबर पे इन्होंने मूवी बनाई इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया की मूवी है कि लोग जो चांद पे दूसरे ग्रहों पे जाने के लिए रिसर्च पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसे की बर्बादी मानी गई है, और जो फार्मर्स लोग हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रूट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, और जो लोग स्पेस में जाना चाहते हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं मानी जा रही है। फिल्म का जो मेन हीरो है वो स्पेस में चला जाता है, और स्पेस में अगर आपको स्पेस एडवेंचरस मूवी पसंद है तो आपको ये इंटरस्टेलर बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एडवेंचर मूवी ये आज भी मानी जाती है। इसके बाद 11 नंबर पे आती है मूवी डंकर्क। ये आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग वॉर मूवी मानी जाती है। ये मूवी जब आई थी तब इस मूवी का डायरेक्शन देख के मुझे पर्सनली कहीं तो लग रहा था कि क्रिस्टोफर नोलन को अपना पहला ऑस्कर इस फिल्म से मिल जाएगा। नॉमिनेशन तो इनका हालांकि 8 बार हो चुका है, लेकिन इस फिल्म से भी उनको ऑस्कर नहीं मिल पाया। लेकिन ये भी वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म है। इस फिल्म में 3 जगह की लड़ाई दिखाई गई है, पानी में, हवा में और जमीन पे। ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में डंकर्क में जो हुआ था वो दिखाया गया है, और ये भी एक नॉर्मल सा वॉर कंसेप्ट है, लेकिन इसको कैसे थ्रिलिंग मोमेंट में कन्वर्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, ये जब आप फिल्म देखोगे तो समझ जरूर जाओगे। इसके बाद 12th नंबर पे इनकी फिल्म आती है टेनेट। इसमें लोग जो है वो उल्टा चलते हैं, या उल्टे इसमें दुनिया चलती है। अब वो कैसे चलती है, क्या चलती है, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप इंसेप्शन जैसी इनकी फिल्मों के बहुत ज्यादा फैन हो तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन मैं आपको इस फिल्म के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि ये क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे ठीक ठाक मूवी कही जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे, और लोगों को कहीं पर ऐसा फीलिंग आ रहा था कि इंसेप्शन के लेवल की कंसेप्ट इस फिल्म में हमको देखने को मिलेगी, लेकिन ये फिल्म उतनी लेवल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाती है, और कई सारी चीजें इसमें इतनी कंफ्यूज हो जाती है, और वो देखते वक्त ऐसा लगता नहीं है कि भाई जैसे इंसेप्शन में हमको कई सारी चीजें नहीं समझ आई, लेकिन वो फिल्म हमको इतनी एंटरटेनिंग और इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हमने 3-4 बार देखी फिर भी हम बोर नहीं हुए। लेकिन टेनेट जब हमने फर्स्ट टाइम देखे तभी हमको कई सारी चीजें इलॉजिकल लगी, और देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आया जितना इनकी पुरानी फिल्मों में आया था। और इसी के बाद उन्होंने अपने करियर की फाइनेस्ट मूवी बनाई 13वें नंबर पे, जिसका नाम है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर उस बंदे की कहानी है जिसने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते वक्त तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था कि उसको कुछ नई खोज करनी है, लेकिन बनाने के बाद जब उसका इस्तेमाल हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ, उसके बाद उनका जो पर्सनल स्ट्रगल रहा है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोग्राफिकल ये मूवी है, और इस फिल्म ने भी लगभग 1 बिलियन के आसपास का बिजनेस किया था। और इस फिल्म में किलियन मर्फी भी आपको लीड में नजर आएंगे, और किलियन मर्फी के भी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने इस फिल्म में दिया है। और साथ ही साथ क्रिस्टोफर नोलन को तो
बेस्ट प्रोड्यूसर बेस्ट डायरेक्टर मिला ही है, किलियन मर्फी को भी बेस्ट एक्टर, और साथ ही साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिसको आपने आयरन मैन में पसंद किया, उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग का ऑस्कर मिला है। तो यही रही आज की क्रिस्टोफर नोलन की ऑल मूवीज की लिस्ट। अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन के हार्डकोर फैन हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे मुझे बताइए कि आपको कौन से डायरेक्टर की फिल्मों के ऊपर वीडियो चाहिए। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।